वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो हम लोग एक लंबी छुट्टी के बाद मिले हैं, दीपावली की और छठ की। तो आज से क्लास हम इन्फ्रेंस की रिन्यू कर रहे हैं और इस इन्फ्रेंस की क्लास में अब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और उस रिवीजन के साथ हम आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो इन्फ्रेंस में अब तक आपने जो कुछ पढ़ा वो हम देखते हैं। इन्फ्रेंस को मतलब हमने आपको बताया था अनुमान लगाना। किसके बारे में हम लोग अनुमान लगाते हैं? हमारे पास एक टारगेटेड पॉपुलेशन होती है। टारगेटेड पॉपुलेशन मींस जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं। हम आपको एक नया एग्जांपल भी देंगे आज के लिए। सपोज दैट हम उत्तर प्रदेश स्टेट में जानना चाहते हैं कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयड का मतलब बेरोज़गार। तो बेरोज़गार लोगों की जब हम स्टडी करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के टोटल ज़िले 70+ हैं, 72 समथिंग है या 75 भी हो गए हैं शायद बढ़ के। तो 70+ डिस्ट्रिक्ट में हमको अनएम्प्लॉयड लोगों का वो निकालना है, कैलकुलेट करना है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो हम इस पूरी पॉपुलेशन को 70+ डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इनमें रहने वाले जो लोग हैं वो हमारे लिए पॉपुलेशन बनेंगे, सिर्फ वो जो अनएम्प्लॉयड हैं। अब हमको एस्टिमेशन करना है कि हाउ मैनी पीपल्स आर अनएम्प्लॉयड इन दिस स्टेट, यूपी स्टेट। तो करेंगे क्या, हम यहाँ से कुछ ज़िलों को रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे। कुछ ज़िलों को रैंडमली सेलेक्ट करने के बाद हम इस पूरे ज़िलों की कंप्लीट एनुमरेशन करेंगे, कंप्लीट स्टडी करेंगे। इनकी स्टडी करने के बाद हम देखेंगे कि हर ज़िले में कितने लोग अनएम्प्लॉयड निकले। ये जो अनएम्प्लॉयड हैं इनको सिंबल में हम x1 x2 डॉट डॉट xn मान सकते हैं। इन x1 x2 xn से हम सैंपल का मीन x बार निकाल सकते हैं। सैंपल के मीन x बार से हम पॉपुलेशन के मीन x बार को एस्टिमेट कर सकते हैं। पॉपुलेशन का मीन x बार अगर हमें मिल गया तो एवरेज को जब हम कैपिटल N से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू हमें मिलती है वो कहलाती है पॉपुलेशन टोटल। मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। आपको पता है x बार का फार्मूला ये होता है 1/n समेसन xi। क्या इसमें किसी को कोई डाउट? अब आप n को इस साइड शिफ्ट करो तो देखो nx बार की वैल्यू क्या आ रही है, समेसन i गोइंग फ्रॉम 1 to n xi। xi मीन्स सबको जोड़ना, 1 to n मतलब सारे जितने भी आपके पास डिस्ट्रिक्ट थे। तो इसकी वैल्यू nx बार के बराबर नहीं आ रही है। इट मीन्स दैट अगर हमको x बार मिल गया पॉपुलेशन का तो हम n से मल्टीप्लाई करके हम पॉपुलेशन टोटल को निकाल सकते हैं। तो ये था अनुमान लगाना कि यूपी स्टेट में कितने अनएम्प्लॉयड पीपल हैं। क्या किया गया, सैम्पलिंग की गई। सैम्पलिंग में हमने कुछ ज़िले लिए। इन ज़िलों में हमने देखा कि कितने नंबर ऑफ़ पर्सन अनएम्प्लॉयड हैं। फिर इनके एवरेज से हमने पॉपुलेशन के एवरेज को एस्टिमेट किया और फिर पॉपुलेशन के एवरेज को n से मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल लिया। ये है इन्फ्रेंस। अब अगर आपसे कहा जाता था कि 70+ 72 75 जितने भी ज़िले इनमें जाओ और जाके चेक करो कितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं, तो कितना समय आपको लगता? और घर घर हर घर जाकर, हर गांव जाकर पूछना पड़ता कितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं। तो भले ही इस टेक्निक के थ्रू हमको जो डेटा मिला अनएम्प्लॉयड लोगों का वो एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन वो एक्यूरेसी के पास होगा। जैसे मान लो पूरे यूपी स्टेट में 25 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अब आपने जब सैम्पलिंग के थ्रू इसको निकाला तो ये आ गया 26 समथिंग या फिर 24 समथिंग या कुछ भी इसके आसपास तो आएगा। यानी हमने कम मेहनत से इस डेटा का एक अनुमान लगाया। अब अनुमान लगाते समय अगर हम यूज़ करेंगे प्रोफेसर आर ए फिशर्स के द्वारा बताई गई प्रॉपर्टीज़ को तो ये अनुमान अच्छा हो जाएगा। यानी हमारे जो कंक्लूजन्स होंगे, जो भी हम इन्फरेंस ड्रॉ करेंगे वो हमारे सटीक निकलेंगे। अब बात करते हैं थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी की। टर्मिनोलॉजी में क्या था, पॉपुलेशन के जिस भी वैल्यू को हम एस्टीमेट करना चाहते हैं, अनुमान लगाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, उसे हम थीटा से डिनोट करते हैं और नाम क्या देते हैं? आप लोग बताइए। पॉपुलेशन के किसी भी कांस्टेंट को क्या नाम देते हैं? पैरामीटर। ये थीटा, हाँ ये थीटा मीन भी हो सकता है पॉपुलेशन का, वेरिएंस हो सकता है, टोटल हो सकता है, पॉपुलेशन का कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ये कहलाता है पैरामीटर। सैंपल की जिस भी वैल्यू को हम अनुमान लगाने के लिए यूज़ करने के लिए जाते हैं उसको पहले कहते हैं स्टैटिस्टिक।
जब बाद में इसको हम अनुमान लगाने के लिए यूज करने लगते हैं तो इसका नाम बदल के क्या पड़ जाता है, एस्टीमेटर। अब प्रोफेसर आर एफ ने बताया कि कोई भी एस्टीमेटर टी पैरामीटर थीटा को निकालने के लिए सबसे अच्छा कब माना जाएगा, जब वो इन 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी, सफिशिएंसी। वेरी गुड। अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी और सफिशिएंसी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सफिशिएंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इन 4 प्रॉपर्टी में आपने सबसे पहली पढ़ी कौन सी, अनबायसनेस। इसका क्या मतलब है कि अगर टी, जिस भी थीटा को एस्टिमेट करने के लिए हम इसका यूज़ करने जा रहे हैं, अगर ये अनबायस्ड निकला उस पैरामीटर के लिए, तो हम कहेंगे ये एस्टिमेटर अच्छा है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी पर जब हम आएंगे तब उसकी बात करेंगे। तो जो पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी उसमें हमने क्या देखा, किसी भी स्टैटिस्टिक्स की एक्सपेक्टेशन लीजिए और अगर वो पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा के बराबर आता है, देन वी कैन से दैट दिस टी, दिस स्टैटिस्टिक इज अनबायस्ड फॉर द पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा। ये आपने पढ़ा। आपने इस पर बेस्ड कई क्वेश्चंस देखे, जैसे सैंपल की ith वैल्यू पॉपुलेशन के मीन के लिए अनबायस्ड होती है, सैंपल का मीन पॉपुलेशन के मीन के लिए अनबायस्ड होता है, सैंपल का वेरिएंस, वेरिएंस की वैल्यू हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वैसे तो हम इसको एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है ये, यहाँ पर n तक हम सम करेंगे, स्मॉल n तक। ये सिग्मा स्क्वायर यानी पॉपुलेशन के वेरिएंस के लिए अनबायस्ड होता है, और इसके अनबायसनेस को प्रूफ करते समय हमने सबसे पहले ये प्रूफ किया था कि ये बायस्ड है। अगर ये बायस्ड है तो अनबायस्ड कौन निकला, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया था n/n-1 से। अब अगर आपको याद नहीं है तो आप प्रीवियस क्लासेस को रिवाइज करिए। एस स्क्वायर की वैल्यू जब यहाँ पुट कर देंगे तो ये बन जाता है सिग्मा स्क्वायर का अनबायस्ड। जो ये वाला था ये अनबायस्ड था, लेकिन कैसा, एसिम्प्टोटिकली। एसिम्प्टोटिकली मीन्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये भी सिग्मा स्क्वायर के लिए अनबायस्ड हो गया था। इसके अलावा हम लोगों ने बर्नौली पॉपुलेशन के क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमने आपको प्रूफ कराया था कि t-1 अपॉन n-1 किसके लिए अनबायस्ड था, पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा स्क्वायर के लिए। अगर x फॉलो कर रहा है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर थीटा, और जहाँ पर इस t की वैल्यू क्या है, इस t की वैल्यू है समेसन xi। इसी क्रम में हमने आपको थीटा क्यूब का भी करवाया था, अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो प्रीवियस क्लासेस आपको देखनी है। आज हम कुछ नए क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तो अभी तक आपने पिछला जो कुछ पढ़ा ये था उसका क्विक रिवीजन। आगे आज हम क्या करने वाले हैं इस पे आपको फोकस करना है। पिछली क्लासेस में हमने आपको एक टर्म बताया था, सैंपल मीन स्क्वायर एरर और पॉपुलेशन मीन स्क्वायर एरर। ये क्या होते हैं जरा इनकी चर्चा करते हैं। तो चलिए इनको पहले हम देखते हैं। सैंपल का जो मीन स्क्वायर एरर था वो क्या था, इसको हमने डिनोट किया था एस स्क्वायर से, और इसकी वैल्यू बताई थी 1/n-1 समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n xi माइनस एक्स बार स्क्वायर। अब कंफ्यूज मत होना, एक इस स्क्वायर हमने अभी ऊपर भी यूज़ किया था जिसकी वैल्यू हमने ये लिखवाई थी। जब ये दोनों कभी साथ में आते हैं तो इनके नोटेशन को थोड़ा सा चेंज किया जाता है। जैसे इसको अगर s से लिखा गया तो इसको s1 से लिख दिया गया, इसको अगर s स्क्वायर लिखा गया तो इस वाले को कैपिटल S स्क्वायर लिख दिया गया। इस तरीके से चेंजेस किए जाते हैं दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड सैंपल वेरिएंस एंड दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड सैंपल मीन स्क्वायर एरर। द ओनली डिफरेंस इज दैट the quantity is divided by n and this quantity is divided by n-1। ओके, दोनों में फ़र्क पता चल गया। नोटेशंस जब दोनों साथ में आएंगे तो बदले जाएंगे, अगर कोई अकेला आ रहा है तो एस स्क्वायर से डिनोट करके उसकी वैल्यू लिख दी जाती है। ठीक है, पॉपुलेशन मीन स्क्वायर एरर पे आते हैं। इसको हम लोग कैपिटल एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला ये होता है
कैपिटल एन जहाँ पर आए समझ लेना पॉपुलेशंस की बात हो रही है, और जहाँ कहीं भी स्मॉल एन आए समझ लेना सैंपल की बात हो रही है। पूरी पॉपुलेशन में जितने लोग होते हैं उनको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और सैंपल में जितने लोग लिए जाते हैं उनको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। आज का जो हमारा प्रूफ है वो ये है कि इन केस आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ये हम आपको पेपर नंबर 2 सैम्पलिंग टेक्निक में पढ़ाएंगे। आज आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि ये होता क्या है। बस इन केस ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, इसकी एक्सपेक्टेशन कैपिटल एस स्क्वायर के बराबर होती है। ये आज का हमारा प्रूफ है। अनबायसनेस का कॉन्सेप्ट आया क्योंकि हमने एक्सपेक्टेशन ली सैंपल की एक वैल्यू को जिसको स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं, और पॉपुलेशन की एक वैल्यू जिसको पैरामीटर कह सकते हैं। तो ये प्रूफ हमें करना है। अब इस प्रूफ को करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है जरा हम देखते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि व्हाट इज़ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। हम आपको 2 सिचुएशन देते हैं और दोनों में बताएंगे कि क्या होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। हमने कहा हमारे पास टोटल 15 प्लेयर हैं। 15 प्लेयर से हमको क्या करना है, 2 टीमें बनानी हैं। तो 2 टीमों को बनाते समय हम 2 तरीके के टेक्निक यूज़ करेंगे, एक तो विद रिप्लेसमेंट की और एक विदाउट की। तो यहाँ पर ये इंडिविजुअल्स हैं। इंडिविजुअल्स मीन्स जैसे मान लो खिलाड़ी यहाँ पर हैं, अगर हमने इस खिलाड़ी को एक बार यहाँ लिया तो क्या इसी खिलाड़ी को दोबारा यहाँ ले सकते हैं? यानी जिसको हम यहाँ पर लेंगे उसको हटा देंगे यहाँ से। तो जब यहाँ से हटा देते हैं तो ये टेक्निक कहलाती है विदाउट रिप्लेसमेंट की। लेकिन अगर हम इसको हटा ना पाएँ, दोबारा भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको सेलेक्ट करें, तो ये टेक्निक कहलाती है विद रिप्लेसमेंट की। कैसे देखते हैं। आपने एक लॉक देखा होगा 3 डिजिट वाला, देखा इसमें एक नंबर लॉक होता है। आप एक नंबर डालेंगे तो ये लॉक ओपन हो जाता है। क्या सबने देखा ये लॉक? हाँ या ना? नंबर लॉक देखा कि नहीं? सूटकेस में अटैची में होता है, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। तो क्या आप इन नंबर लॉक में जो नंबर फिल करने हैं ये अलग अलग या सेम क्या रख सकते हैं, या दोनों रख सकते हैं? हमने कहा 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स हैं, इनमें से कोई 3 नंबर यहाँ पर ऐसे रखे जाएं ताकि ये लॉक ओपन हो जाए। जो इसका पासवर्ड होगा उससे ओपन होगा। तो क्या क्या सिचुएशन बन सकती हैं? एक सिचुएशन बन सकती है कि हम तीनों में डिफरेंट नंबर रखें हैं, जैसे हमने यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया। तो इसमें हमने किसी नंबर को दोबारा रिपीट नहीं किया। लेकिन अगर हम तीनों जगह 0 0 0 ले लें तो हमने 0 को 3 बार रिपीट किया। यानी हमने जब यहाँ से पहली बार 0 उठाया, अगले का पासवर्ड लेने के लिए हम 0 को फिर से उठाए। यानी कि यहाँ पर 0 यहाँ से हटा नहीं था, यानी 0 को हम रिप्लेस नहीं किए थे। तो ये कहलाता है विद रिप्लेसमेंट। अगर हम 0 को हटा देते कि एक बार 0 आया अब दोबारा 0 नहीं आ सकता, यानी जो भी पासवर्ड है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट से बना है, डिस्टिंक्ट नंबर से बना है, तो 0 को हटाना पड़ता। एक बार 0 आया अब दोबारा नहीं आ सकता, तो इसको कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। डू यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट? Yes, sir. ठीक है। अब विदाउट रिप्लेसमेंट का जो फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे, बस आपको उस पर फोकस करना है। जो इसका प्रूफ है वो आपको हम पेपर नंबर 2 में करवाएंगे। जब विद रिप्लेसमेंट की बात होती है तो जो सैंपल का मीन होता है उसका वेरिएंस आता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन n। ये आपको याद रखना है। इसको हम कैपिटल एस स्क्वायर के टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? n-1 n इंटू एन एस स्क्वायर। दोनों फार्मूले ही होते हैं। दोनों का प्रूफ हम आपको पेपर नंबर 2 में करवाएंगे। जब बात करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट की, तो जो वेरिएंस आता है सैंपल के मीन का वो आता है n-n n इंटू एन एस स्क्वायर। आपको इस प्रूफ को करने के लिए बस इस फॉर्मूले की ज़रूरत है। बाकी मैंने जो कुछ बताया वो इसलिए ताकि आपको समझ में आए। आप इस फॉर्मूले में इस प्रूफ में बस इसको याद रखो, आपका प्रूफ हो जाएगा। ओके। इसको लिखने का एक तरीका और होता है, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। जब हम इससे दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा। यानी सैंपल के मीन के वेरिएंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आपको बस केवल इस पे ध्यान देना है कि जब विदाउट रिप्लेसमेंट यूज़ करेंगे तो x बार यानी सैंपल के मीन का वेरिएंस इतना आता है। बस आगे का काम आपका, आगे का प्रूफ हो जाएगा।
अब हम आते हैं अपने मेन प्रूफ पे। क्या प्रूफ करना है हमें? एस स्क्वायर जिसकी वैल्यू क्या है n-1 समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n xi माइनस एक्स बार होल ऑफ स्क्वायर, ये कैपिटल एस स्क्वायर के लिए अनबायस्ड है। कैपिटल एस स्क्वायर की वैल्यू क्या है n-1 आई गोइंग फ्रॉम 1 to n xi माइनस एक्स बार स्क्वायर। अनबायस को प्रूफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम इसकी एक्सपेक्टेशन लें और दिखा दें कि वो इसके बराबर आ रही है। तो इसके पहले हम एक्सपेक्टेशन लें, हम पहले इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो एस स्क्वायर की वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे। क्या है होल स्क्वायर? xi माइनस एक्स बार, तो ये क्या आएगा xi स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2xi एक्स बार। ओके, अब हम समेसन रन कराएंगे तो 1/n-1 एंड समेसन i गोइंग फ्रॉम 1 to n xi स्क्वायर, ये आया पहला टर्म। जब दूसरे टर्म की बात करते हैं, आप चाहो तो इसको भी बाहर रखो, सिर्फ समेसन अंदर रखते हैं हम लोग। एक्स बार सैंपल का मीन है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। जब इस पे समेसन लगाएंगे तो ये बनेगा एन एक्स बार। आपको ये बात पहले से पता है कि जब किसी कांस्टेंट को हम 3 बार जोड़ेंगे तो इसका मतलब होता है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट सेम रहेगा। वही यहाँ था, समेसन 1 to n था, यानी इसको हम n टाइम्स जोड़ते, तो n टाइम्स जोड़ते तो क्या लिखते, एक बार, 2 बार, या फिर कितनी बार, n बार। तो सीधे सीधे n से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट तो वही आएगा ना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम इस वाले पे आएंगे तो 2 कांस्टेंट है, x बार कांस्टेंट है, समेसन किस पे लगेगा, i गोइंग फ्रॉम 1 to n xi। अब समेसन xi की वैल्यू क्या होगी, कोई आप में से बताना चाहेगा? अभी अभी हमने आपको बताया था पॉपुलेशन टोटल वाले में कि अगर मीन, nx बार। वेरी गुड, nx बार, तो इसकी वैल्यू nx बार होगी। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2nx बार स्क्वायर। यहाँ पर पहले से क्या है nx बार स्क्वायर, दोनों को आपस में मिलाकर सॉल्व करेंगे तो आएगा nx बार स्क्वायर। और यहाँ से हमें क्या मिल गया, समेसन i गोइंग फ्रॉम 1 to n xi स्क्वायर। और बाहर पहले से हमारे पास क्या है 1/n-1, ये आया एस स्क्वायर का दूसरा फॉर्म। यहाँ पर सबको सेम सेम चलेगा, ठीक है। तो एस स्क्वायर का जो दूसरा फॉर्म आया, इसको अगर हम अप्लाई कर दें इस पे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इसका भी दूसरा फॉर्म आ सकता है। कैसे? जैसे इसका है वैसे इसका होगा, केवल चेंज क्या होगा, जो स्मॉल n है वो कैपिटल N बन जाएगा बस, और जो स्मॉल x बार है वो कैपिटल x बार बन जाएगा, क्योंकि दोनों फार्मूले तो सेम ही हैं। दिख रहा है ना आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी लेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, आपको एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी पता है कि कांस्टेंट होता है तो एक्सपेक्टेशन से बाहर जाता है। जब एक्सपेक्टेशन इस पे अप्लाई करेंगे तो समेसन पर एक्सपेक्टेशन लगाने में हम समेसन को बाहर कर सकते हैं और एक्सपेक्टेशन को कहाँ कर सकते हैं, अंदर। एन एक्स बार में n कांस्टेंट है, एक्सपेक्टेशन किस पे लग गई, एक्स बार स्क्वायर पे। अब इनकी वैल्यूज़ हम कहाँ से लाएंगे, वेरिएंस के फार्मूलों से। कैसे, देखते हैं। वेरिएंस का क्या फार्मूला होता है, अगर हम वेरिएंस x लिखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन x माइनस एक्सपेक्टेशन x होल ऑफ स्क्वायर। इसको जब हम ओपन करते हैं तो इसका एक और फॉर्म आता है, कौन सा, एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेशन x होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, वेरिएंस x प्लस एक्सपेक्टेशन x होल ऑफ स्क्वायर। चलिए ये बात आपको समझ में आई। आपको पॉपुलेशन का ये वेरिएंस का फार्मूला पता है, 1/n समेसन i गोइंग फ्रॉम 1 to n xi माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक है।
अगर हम सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते तो यहाँ पर सिर्फ n होता, इन दोनों फार्मूलों में अगर देखो कोई चीज़ कॉमन है तो वो ये है 1 to n समेसन xi से x बार, देखो यहाँ भी और यहाँ भी है। तो अगर हम इनकी वैल्यूज़ ऊपर और नीचे दोनों फार्मूलों में निकालें तो आपस में एक रिलेशन डेवलप होगा n माइनस वन इंटू एस स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा n इंटू सिग्मा स्क्वायर के। एक को हम कहते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस और एक को कहते हैं पॉपुलेशन मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, इसका यूज अभी आगे हमें हो सकता हो ज़रूरत पड़े। अब आते हैं इस पे, तो समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n, अगर हम एक्सपेक्टेशन एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करें इस फॉर्मूले से तो क्या लिखेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स आई प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई होल ऑफ स्क्वायर, और ये पूरा एक ब्रैकेट में रहेगा। सिर्फ इसकी वैल्यू पुट की गई है यहाँ से यहाँ तक। अब आते हैं इधर, इसकी वैल्यू अगर हम पुट करें तो क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन एक्स बार स्क्वायर है, सेम इसी फार्मूले का यूज़ करो, तो एक्स बार है तो यहाँ पर एक्स बार आएगा, वेरिएंस एक्स बार प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार और इसका होल ऑफ स्क्वायर। अब पूरी इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर वेरिएंस एक्स आई की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर आएगी, जो कि वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। किसी भी एक्स आई का जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर के बराबर होगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो एक्सपेक्टेशन एक्स आई इज़ अ सिंगल वैल्यू। कौन बताएगा सिंगल वैल्यू की एक्सपेक्टेशन किसके बराबर होती है, पॉपुलेशन मीन के बराबर। सबसे पहले दिन हमने यही प्रूफ करवाया था, सैंपल मीन इज अनबायस्ड फॉर पॉपुलेशन मीन, ith वैल्यू इज आल्सो अनबायस्ड फॉर पॉपुलेशन मीन। तो इसकी वैल्यू ये आई, ऊपर लगा है स्क्वायर तो इस पे स्क्वायर लग गया, बाहर समेसन था, ये दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट को सम करोगे तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बात इसकी करते हैं, वेरिएंस एक्स बार का कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाए, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला, क्योंकि हम लोग सारी चीज़ें किसके लिए कर रहे थे, विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए। तो क्या है फार्मूला, 1 माइनस n माइनस 1/n और साथ में एस स्क्वायर प्लस। अब मुझे कौन बताएगा एक्स बार की एक्सपेक्टेशन क्या होगी, यानी सैंपल मीन की एक्सपेक्टेशन क्या होगी। सैंपल मीन किसके लिए अनबायस्ड होता है, पॉपुलेशन मीन के लिए। पॉपुलेशन में इसकी वैल्यू कैपिटल एक्स बार होगी और ऊपर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर भी लगा देंगे, है ना। चलो अब देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या मिलता है, 1/n माइनस 1। यहाँ पे देखिए सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से यूज करेंगे, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ध्यान देंगे सब लोग, n माइनस 1 अपॉन n एस स्क्वायर, ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हो गई। यहाँ से इस फॉर्मूले से देखो सिग्मा स्क्वायर की यही वैल्यू आएगी। एक n मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ओके, प्लस x बार में भी इस n का मल्टीप्लाई होगा तो आ गया nx बार स्क्वायर। अब आते हैं इस पे, यहाँ पर क्या आया, n 1/n एस स्क्वायर माइनस n, जब x बार को मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा माइनस एक्स बार स्क्वायर। अब ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गया, बाकी जो कुछ भी लिखा हुआ है देखो वहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, एक तो कैपिटल एस स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, सबको दिख रहा है, और ऊपर स्मॉल n भी कॉमन मिल रहा है ना, और अपॉन में कैपिटल N भी कॉमन मिल रहा है। तो हम यहाँ से क्या क्या कॉमन लेंगे, n एस स्क्वायर, इतना भी ले लेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो हमने एक n और एक एस स्क्वायर पूरे से कॉमन ले लिया, ये और ये। अब जो बचा उसे लिखो, यहाँ पर क्या बचा, n माइनस 1/n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/n। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, इसको हमने ऐसे लिखा। आगे माइनस का साइन है, ये बचा हुआ है पूरा, इसको लिखेंगे 1/n प्लस 1/n। अब ये और ये टर्म कैंसिल हो गए। अब जो बच रहा है जरा उसको सॉल्व करो, क्या बचा, 1 माइनस 1/n, इसको लिखेंगे n माइनस 1/n। यहाँ पे बाहर क्या है, n माइनस 1, यहाँ है n एस स्क्वायर, ये n माइनस 1 इससे कैंसिल, ये n इससे कैंसिल,
लीजिए आ गया कैपिटल एस स्क्वायर। हम लोगों ने क्या लेकर स्टार्ट किया था, स्मॉल एस स्क्वायर, और किसके बराबर इसको प्रूफ किया, कैपिटल एस स्क्वायर के बराबर। लेकिन याद रखना यहाँ पर वेरिएंस एक्स बार का कौन सा फार्मूला यूज़ किया गया है, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला, तभी ये प्रूफ हो पाया है। अगर हम विद रिप्लेसमेंट वाला फार्मूला यूज़ करते तो ये प्रूफ नहीं हो पाता। इसीलिए जब ये प्रूफ आता है तो लिखा भी जाता है, इन केस ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट प्रूफ दैट सैंपल मीन स्क्वायर एरर इज अनबायस्ड फॉर पॉपुलेशन मीन स्क्वायर एरर। क्या सभी को ये प्रूफ समझ में आया? आपके आंसर चाहिए मुझे, बताइए। Yes, sir. ठीक है, आप इसको एक बार और देखिए, कहीं पर कोई चीज़ कमी रह रही है तो बताएंगे। हो सकता हो कुछ चीज़ें ऐसी हों जो आपने पहले ना पढ़ी हों, वो आपको अभी परेशान कर रही हों, तो आप उसे भी डिटेल में पूछ सकते हैं। अगर क्लास में बताने लायक है तो मैं बताता हूँ, नहीं तो मैं क्लास के बाद भी उसको आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, तो जो भी डाउट किसी को कुछ रहे वो ज़रूर पूछे। चलिए अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस और हैं जो अनबायसनेस के हमें आज आपको करवाने हैं, तो देखते हैं ये कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। और अनबायसनेस का ये टॉपिक आज हम क्लोज करना चाह रहे हैं, ताकि अगली क्लास में हम नई प्रॉपर्टी कंसिस्टेंसी को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, अनबायसनेस के वैसे तो और भी क्वेश्चंस हैं, जब हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाएंगे तब और नए नए क्वेश्चंस हमको मिलेंगे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, चलो इसको देखते हैं। और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, हम आपको ये क्वेश्चन करवाएंगे, साथ में इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। शॉर्ट ट्रिक ये कि कैसे सवाल आएगा तो आप इसका यूज़ कर पाओगे। चलो देखो क्या है न्यूमेरिकल, पहले हम देखते हैं। लिखा है लेट एक्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पॉइसन फ्रॉम फॉर्म विद पैरामीटर थीटा। यानी जो हमें बताया गया वो ये कि एक्स पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है जिसका पैरामीटर थीटा है। अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? कौन बताएगा मुझे पॉइसन का प्रोबेबिलिटी फंक्शन? नहीं याद है? चलो ये आपको याद करना है, क्योंकि जब आप सेम 1 में सेम 2 में ये सारी चीज़ें पढ़ते हो तो आगे के सेमेस्टर में इनका यूज़ होता है। हाँ बोलो e बेटा। की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। ठीक है, आपने सबको सही बताया। हमने पैरामीटर लैम्डा नहीं थीटा लिया, तो आपको लैम्डा की जगह पे बस थीटा कर देना है। ओके, बट आपको सही याद था। कोई भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन बिना एक्स की रेंज के अधूरा है। क्या आप मुझे एक्स की रेंज बता सकते हैं? चलो एक्स 0 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को अनडिफाइंड भी कहते हैं। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट हमने डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पहले से समझा रखा है कि क्यों अनडिफाइंड कहते हैं। ओके, यहाँ पर एक कंडीशन और होती है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जिस्ट करने के लिए। जो दूसरी कंडीशन है वो है थीटा ग्रेटर देन 0 की। अगर ये नहीं होगा तो भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हमें करना क्या था? सो दैट ओनली अनबायस एस्टिमेटर ऑफ दिस, यानी इसका अनबायस एस्टिमेटर ये होगा, ये हमें प्रूफ करना है। एक्सपोनेंशियल में जो कुछ लिखा होता है उसे हम पावर में लिख सकते हैं, यानी हमको इसका अनबायस एस्टिमेटर चाहिए और प्रूफ करना है कि ये होगा, क्या होगा, माइनस के टू द पावर एक्स, ये अनबायस एस्टिमेटर होगा। यहाँ पर जो टी एक्स है, टी किसके लिए था? टी था सैंपल की जो वैल्यूज़ का फंक्शन बनेगा उसके लिए, यानी इसी को हम स्टैटिस्टिक कहते थे। तो अगर किसी तरीके से हम इस टी का एक्सपेक्टेशन ले और इसके बराबर दिखा दें तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अनबायस्ड फॉर दिस। चलिए देखते हैं कैसे। तो एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन लगाते हैं सीधे इस टी एक्स पर। एक्सपेक्टेशन जब भी किसी फंक्शन पे लगता है तो उसका जो डेफिनेशन है वो क्या है? समेशन ओवर द रेंज। एक्स पे हम इसको समेशन करेंगे 0 टू इन्फिनिटी। जिसकी भी एक्सपेक्टेशन निकालते हैं वो टर्म लिखते हैं और देखते हैं यहाँ रैंडम वेरिएबल क्या है। रैंडम वेरिएबल एक्स है तो एक्स का पीडीएफ या यहाँ पर डिस्क्रीट केस है तो हम इसे
प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यानी पीएमएफ कहेंगे, और एक्स की जो रेंज है वो हमने समेशन पे लगा दी है। तो क्या इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी? चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। समेशन अगर आप ध्यान से देखो तो किस पे है? एक्स पे है। तो जब एक्स पे समेशन है तो ये ई की पावर माइनस थीटा कांस्टेंट की तरीके से है, क्योंकि इसमें एक्स नहीं है, बाहर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी, और इसकी पावर भी एक्स है, इसकी पावर भी एक्स है, तो क्यों ना हम दोनों को साथ लिख लें। अपॉन में क्या आएगा? फैक्टोरियल एक्स। अब अगर हम समेशन रन कराते हैं तो देखिए क्या मिलने वाला है। ई की पावर माइनस थीटा तो कॉमन है, बाहर है पहले से। जब हम एक्स की पहली वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। जब दूसरी वैल्यू पुट करेंगे 1 तो हमें मिलेगा माइनस के थीटा अपॉन एक्स। जब एक्स की दूसरी वैल्यू पुट करेंगे 2 तो हमें क्या मिलेगा? प्लस के थीटा स्क्वायर अपॉन, यहाँ फैक्टोरियल 1 था, यहाँ फैक्टोरियल 2 हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 2 हो गई। फिर क्या मिलेगा? माइनस के थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। आप में से कौन बताएगा ये किसका एक्सपेंशन है? किसका एक्सपेंशन है? ई की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन याद है आपको? क्या आता है? 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। याद आया? तो ये x यहाँ पर क्या है? ये पूरा टर्म, यानी ये किसका एक्सपेंशन था? e टू द पावर माइनस के थीटा का। सब लोग समझ पाए कि नहीं बताओ? सर फिर से बता दीजिए एक बार। आपको बेटा e की पावर x का एक्सपेंशन पता है? अगर हम e की पावर x को बोले एक्सपेंड करो तो क्या रिजल्ट आता है? 1 प्लस एक्स प्लस, बेटा माइक ऑफ कर लो, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डॉट। अगर e की पावर माइनस एक्स को एक्सपेंड करें तो कुछ नहीं, यहाँ माइनस लग जाता है अल्टरनेट। अब अगर इस वाले एक्सपेंशन को ऊपर हम फार्मूले से मैच करें तो देखो क्या डिफरेंस आ है। जहाँ पे के थीटा है वहाँ पे एक्स आ रहा है, देखो चेक करो बाकी सब सेम है कि नहीं। तो अगर हम इसको ई की पावर माइनस एक्स लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? ई की पावर माइनस के थीटा नहीं लिखेंगे। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पर दोनों हो गए ई की पावर में, पावर्स ऐड कर लो। पावर ऐड करोगे तो आएगा माइनस थीटा माइनस के थीटा। क्या कॉमन हुआ? यहाँ से माइनस थीटा कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा? के प्लस 1। आपको प्रूफ क्या करना था? हमने किसकी एक्सपेक्टेशन ली? हमने एक्सपेक्टेशन ली थी माइनस के टू द पावर एक्स की, और वो किसके बराबर आया? ई की पावर माइनस के प्लस 1 थीटा के। यानी कि ये माइनस के टू द पावर एक्स इसके लिए अनबायस्ड हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देते हैं। हमने कहा x फॉलो कर रहा है पॉइसन थीटा, आप मुझे e की पावर माइनस 3 थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर बताइए। कैसे बताओगे? सबसे पहले क्या करोगे? इसको इस फॉर्मेट में लिखोगे। कैसे लिखोगे? +1 के फॉर्मेट में। तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 + 1 लिख सकते हैं। जब हमने इसको इस फॉर्मेट में लिखा तो हमको k की वैल्यू कितनी मिल गई? 2। अब इस k की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर दो, यानी इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर कौन बनेगा? समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपसे मैं पूछता e की पावर माइनस 4 थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर बनाओ तो कैसे बनाते? इसको k + 1 में लिख दो, जो k है उसको यहाँ उठा लो माइनस के साथ, और पावर कितनी लगा दो? x। तो ये बन गया इसके लिए अनबायस्ड एस्टिमेटर। आप समझ पाए? यस सर। तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपसे कहा जाएगा फाइंड आउट एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ e टू द पावर माइनस 5 थीटा। तुरंत 5 से 1 कम करना यानी 4, आगे माइनस लगाना, पावर में x लगाना, बन गया इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर। अब ऐसा अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया और आपने इसको सॉल्व किया, आपने अपना टाइम वेस्ट किया। अगर आपने इस रिजल्ट को याद रखा तो आपने स्मार्ट वर्क किया
और स्मार्ट वर्क में आपका टाइम भी बचेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ओके ओके। Yes, sir. आप आईसीएस का पेपर जब सॉल्व करोगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। तो एक तो हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 17। सैंपल है 5 का और 3 स्टैटिस्टिक्स दी हुई हैं T1 T2 T3। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन अनबायस्ड हैं, आपको चेक करना है। और T3 में जो x3 का कोफिशिएंट है वो एक कांस्टेंट लैम्डा आ गया है, तो आपको ये भी बताना है कि लैम्डा की ऐसी कौन सी वैल्यू हम लिखें यहाँ पर ताकि इसकी एक्सपेक्टेशन लेने पर थीटा बन जाए, यानी ये भी अनबायस्ड हो जाए। तो आपका ये होमवर्क है। होमवर्क का मतलब ये नहीं कि आप ही को करना है, होमवर्क का मतलब है कि आप इसको देखेंगे और करेंगे। अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कल की क्लास में हम इसका डिस्कशन करेंगे। इसके नीचे एक लाइन और लिखी है, स्टेट गिविंग रीजन द एस्टिमेटर विच इज़ बेस्ट एमंग दिस। तो अभी आप इस वाले पार्ट को छोड़ देना, क्योंकि जब हम आपको वेरिएंस पढ़ाएंगे तब ये पार्ट काम आएगा। अभी आपको ये पार्ट नहीं करना है, सिर्फ ऊपर वाला ही करना है। अनबायसनेस चेक करनी है और बतानी है कि कौन कौन से अनबायस्ड हैं। ओके ओके Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है इसके नीचे और 18 नंबर, ये भी आपका होमवर्क है, इसको आप ट्राई करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए कैसे, यहाँ पर कहा जा रहा है x1 बार x2 बार x के बार आर सैम्पल मीन्स बेस्ड ऑन अ सैम्पल ऑफ साइज n1 n2 nk रेस्पेक्टिवली एन अनबायस्ड एस्टिमेटर t is has been defined to estimate mu, find the value of k। अब हम आपको पहले क्वेश्चन समझाते हैं, फिर इसका सलूशन करवाते हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। देखिए पहले तो क्वेश्चन को समझने के लिए आप ये समझ लो कि ये x1 बार x2 बार हैं क्या। हमारे पास एक पॉपुलेशन से लिए हुए कई सारे सैंपल हैं। ये पहला सैंपल, ये दूसरा सैंपल, ये हमारे पास आया ith सैंपल और ये kth सैंपल। पहला, दूसरा, ith और kth। पहले सैंपल का मीन है x1 बार, दूसरे का मीन है x2 बार, ith का मीन है xi बार और kth का मीन है xk बार। साइज़ इसका n1 है, इसका n2 है, इसका ni है और इसका साइज़ है nk। एक स्टैटिस्टिक्स बना के दी गई है ये, और आपसे कहा जा रहा है कि ये स्टैटिस्टिक्स म्यू के लिए अनबायस्ड होगी तब k की वैल्यू क्या होगी, यानी k की किस वैल्यू के लिए ये म्यू के लिए अनबायस्ड होगी। तो सिंपल है, हम इस स्टैटिस्टिक्स t का क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन, और उसको म्यू के बराबर रख देंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करते समय k की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू होगी जब वो म्यू के लिए अनबायस्ड होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक्सपेक्टेशन t निकालने का क्या मतलब है, यहाँ पर k अपॉन में है तो k एक कांस्टेंट की तरीके से उसको बाहर ले लेते हैं। जो एक्सपेक्टेशन लगेगी वो किस पे लगेगी, इस पे लगेगी, n1 x1 बार, n2 x2 बार प्लस डॉट 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 nk xk बार। और इधर क्या है हमारे पास, म्यू। म्यू मतलब पैरामीटर, ये थीटा भी लिखा जा सकता है और म्यू भी। अब जब एक्सपेक्टेशन रन कराएंगे k को तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, किससे, म्यू से। यहाँ जब एक्सपेक्टेशन रन कराएंगे तो n1 कांस्टेंट, एक्सपेक्टेशन इस पे लग गई, n2 कांस्टेंट क्योंकि समेशन पे एक्सपेक्टेशन बिना किसी कंडीशन के डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। x1 बार किसी एक सैंपल का मीन है और सैंपल का मीन पॉपुलेशन के मीन के लिए क्या होता है, अनबायस्ड होता है।
तो हम इसकी जगह पे पॉपुलेशन का मीन रख देते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है। सेम ये भी तो सैंपल का ही मीन है, बट सैंपल अलग था, तो सैंपल का मीन होना चाहिए, सैंपल बदले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब पूरी क्वेश्चन से अगर हम म्यू को कॉमन ले लें तो दोनों तरफ म्यू कैंसिल हो जाएगा और के की वैल्यू क्या आ गई, n1 प्लस n2 प्लस डॉट डॉट nk। तो के की इस वैल्यू के लिए स्टैटिस्टिक्स टी पॉपुलेशन के मीन म्यू के लिए अनबायस्ड होगी। समझ में आया क्वेश्चन आपको? हाँ या ना? ये सर समझ में आ गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दूंगा आज, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको अगले टर्न के लिए छोड़ रहे हैं। अनबायसनेस अभी अगले टर्न पे आपका फिनिश होगा, ठीक है। और अनबायसनेस के और क्वेश्चन जब पेपर सॉल्व करवाएंगे तब हम और करवाएंगे आपको विद प्रैक्टिस, यानी पहले आप करेंगे फिर हम बताएंगे। एक क्वेश्चन और है 23, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसे ट्राई करना आज के बाद, आप इसको ट्राई करना और बताना कि इसका आंसर आपका कौन सा सही है, ए बी सी डी। नहीं कर पाओगे तो फिर बताना, हम बताएंगे, ठीक है। तो अनबायसनेस की आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, और कल की क्लास में हम आपको अनबायसनेस का पोर्शन फिनिश करवा के नई प्रॉपर्टी कंसिस्टेंसी स्टार्ट करेंगे। किसी का अगर कोई डाउट हो तो बोल सकता है। डू यू हैव एनी डाउट? ओके, तो आज की क्लास करने के लिए सभी को थैंक्स। जय हिंद, गुड नाइट।